इतिहास अक्सर हमें तारीखें सिखाता है, नाम सिखाता है और जीत की कहानियां सुनाता है। वो हमें बताता है कि कौन राजा बना, कौन सा युद्ध जीता गया और कौन सी सल्तनत कितने साल चली। ये सब कुछ एक सीधी, साफ सुथरी लकीर जैसा लगता है, जैसे सब कुछ पहले से तय था। हमारी किताबों में इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे हम याद करते हैं, परीक्षा में लिखते हैं और फिर शायद भूल जाते हैं। लेकिन क्या इतिहास सच में इतना ही सरल है? क्या हर कहानी का एक साफ अंत होता है? या इतिहास की मोटी किताबों के पन्नों के बीच कुछ ऐसी दरारें भी हैं जहां से झांकने पर हमें कुछ और ही नजर आता है? लेकिन कुछ पल ऐसे भी होते हैं जिन्हें इतिहास समझा नहीं पाता। ये वो पल हैं जब सब कुछ अचानक बदल जाता है, जब तर्क और व्यवस्था टूट जाती है और इंसानियत एक अजीबोगरीब मोड़ पर आ खड़ी होती है। ये वो क्षण हैं जो किसी युद्ध की जीत या हार से बड़े होते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो कितना अधूरा है। ये पल किसी सनसनीखेज खबर की तरह नहीं आते, बल्कि एक शांत, असहज एहसास की तरह हमारे जहन में ठहर जाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि दुनिया कितनी अप्रत्याशित, कितनी अजीब और कितनी रहस्यमयी हो सकती है। आज हम इतिहास की उन्हीं दरारों में झांकेंगे। हम उन 7 अजीब और चौंकाने वाले पलों की यात्रा करेंगे जिन्होंने समय की सीधी रेखा को मोड़ दिया। ये कहानियां किसी राजा रानी की नहीं, बल्कि उन हालात की हैं जब इंसान और कुदरत दोनों ने कुछ ऐसा किया जिसे आज भी पूरी तरह समझ पाना मुश्किल है। ये कहानियां हमें सिर्फ हैरान नहीं करेंगी, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हम अपनी दुनिया और अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम इतिहास के कुछ सबसे अजीब पन्नों को पलटेंगे। साल था 1975। जगह थी सैगोन, दक्षिण वियतनाम की राजधानी। शहर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। दशकों से चल रहा युद्ध अब अपने अंतिम चरण में था। उत्तर वियतनामी सेना शहर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कागज पर सैगोन एक मजबूत, आधुनिक शहर था जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल था। समाज बंटा हुआ था। कुछ लोग आने वाले बदलाव का इंतजार कर रहे थे, तो कुछ के दिलों में एक अनजाना डर बैठा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी दुनिया, उनकी पहचान, सब कुछ खत्म होने वाला है। अचानक सब कुछ बिखर गया। जो सेना शहर की रक्षा के लिए तैनात थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। अमेरिका, जिसने सालों तक इस युद्ध में अपना सब कुछ झोंक दिया था, अब अपने पैर पीछे खींच रहा था। शहर में अफरा तफरी का माहौल था। वो लोग जिन्होंने अमेरिकियों के साथ काम किया था, उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। सड़कों पर भगदड़ मची थी। हर कोई बस किसी भी तरह शहर से निकल जाना चाहता था। इतिहास का एक पूरा अध्याय कुछ ही घंटों में सिमट रहा था। लोगों की पहली प्रतिक्रिया डर और हताशा की थी। हजारों लोग अमेरिकी दूतावास की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। इसी बीच ऑपरेशन फ्रीक्वेंट विंड शुरू हुआ। अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर शहर की छतों पर उतर रहे थे, अपने नागरिकों और कुछ चुनिंदा वियतनामी लोगों को लेकर उड्डीयच रहे थे। वो तस्वीरें आज भी जहन में ताजा हैं। एक छत पर लगी लंबी कतार और एक हेलीकॉप्टर जो उम्मीद की आखिरी उद्यान जैसा लग रहा था। उस वक्त दुनिया इसे एक महाशक्ति की शर्मनाक हार के तौर पर देख रही थी। एक ऐसा युद्ध जो कभी जीता ही नहीं जा सकता था, उसका यह अंजाम तय माना जा रहा था। आज जब हम उन तस्वीरों को देखते हैं तो हमें सिर्फ हार नहीं दिखती, हमें इंसानी त्रासदी दिखती है, टूटे हुए वादे दिखते हैं और एक पल में बदलती हुई दुनिया की झलक मिलती है। वो हेलीकॉप्टर सिर्फ लोगों को नहीं ले जा रहे थे, वो एक पूरे युग को अपने साथ ले जा रहे थे। लेकिन एक सवाल आज भी परेशान करता है, उस छत पर खड़ी DD-1 आखिरी इंसान को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने आखिरी हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए देखा होगा? क्या उसे धोखा महसूस हुआ या उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया? इतिहास हमें बताता है कि सैगोन का पतन हुआ, लेकिन वो हमें उस आखिरी इंसान की आंखों का सूनापन नहीं समझा पाता। वो सूनापन आज भी उन तस्वीरों में जिंदा है, एक असहज सवाल की तरह। ये घटना
सिर्फ एक शहर के पतन की कहानी नहीं है, ये इस बात की भी कहानी है कि कैसे बद्दी बद्दी ताकतें और उनकी रणनीतियां आम इंसान की जिंदगी पर असर डालती है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ नक्शों और संधियों से नहीं बनता, बल्कि उन अनगिनत लोगों की उम्मीदों और निराशाओं से बनता है जो अक्सर इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। सैगॉन की वो छत आज भी एक प्रतीक है इस बात का कि जब व्यवस्था टूटती है तो इंसानियत कितनी अकेली और बेबस हो जाती है। इतिहास की किताबों में इसे वियतनाम युद्ध का अंत कहा जाता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो वहां थे, ये किसी अंत की तरह नहीं था। यह एक नई अनिश्चित जिंदगी की शुरुआत थी, कुछ के लिए निर्वासन की, कुछ के लिए एक नए शासन के तहत जीने की। वो पल इतिहास की एक दरार बन गया, एक ऐसी दरार जिसमें झांकने पर हमें जीत या हार नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानी दर्द और अनिश्चितता दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि यह घटना आज भी हमें इतना बेचैन करती है। अब चलते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण चीन के समंदर में। ये वो दौर था जब दुनिया पर पुरुषों का राज्य था, खासकर अपराध और ताकत की दुनिया में। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा नाम उभरा जिसने बद्दी सल्तनतों को हिलाकर रख दिया। वो नाम था चिंगशीह का। चिंगशीह एक वेश्या थी जिसे एक समुद्री डाकू सरदार ने अगवा कर लिया था, लेकिन वो कोई आम औरत नहीं थी। उसने अपनी किस्मत को रोने के बजाय उसे अपने हाथों से लिखना शुरू किया। चिंगशीह ने डाकुओं के सरदार से शादी की, लेकिन वो सिर्फ उसकी पत्नी बनकर नहीं रही। उसने डाकुओं के इस बिखरे हुए गिरोह को एक अनुशासित सेना में बदल दिया। उसका नेतृत्व असाधारण था। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां लूट का माल बराबर बांटा जाता था, जहां महिलाओं और बंदियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर मौत की सजा थी। उसने एक ऐसा कानून बनाया जो उस वक्त की किसी भी सरकार के कानून से ज्यादा सख्त और न्यायपूर्ण था। उसके बेदे में 1500 से ज्यादा जहाज और 80,000 से ज्यादा डाकू थे। ये उस वक्त की किसी भी देश की नौसेना से बड़ी ताकत थी। उसका बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत था कि जब उसके पति की मौत हुई तो किसी ने उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने दत्तक पुत्र को अपना साथी बनाया और समंदर पर अपना एक छित्र राज कायम कर लिया। चीन की चिंग सल्तनत, ब्रिटिश नौसेना और पुर्तगाली जहाज सब उसके नाम से कांपते थे। कई बार सरकारों ने उसे पकड़ दियचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वो सिर्फ जहाज नहीं लूटती थी, वो तटीय गांवों पर टैक्स लगाती थी। उसने समंदर पर अपनी एक समानांतर सरकार बना ली थी। कई सालों तक चले इस टकराव के बाद चीन की सरकार को यह समझ आ गया कि चिंगशीह को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने वही किया जो कोई भी हारी हुई सरकार करती है। उन्होंने समझौते की पेशकश की, लेकिन ये कोई आम समझौता नहीं था। सरकार ने चिंगशीह और उसके सभी डाकुओं को माफी देने का प्रस्ताव रखा। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी लूटी हुई दौलत रखने की भी इजाजत दी गई। ये एक सल्तनत की हार थी, एक समुद्री डाकू के सामने उसका आत्मसमर्पण था। और फिर जो हुआ वो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। चिंगशीह ने सरकार की पेशकश मान ली। उसने समुद्री डाकुओं की जिंदगी को अलविदा कहा और एक सम्मानित नागरिक की तरह जीने लगी। उसने एक जुए का अड्डा खोला और 59 साल की उम्र तक एक आरामदायक, शांतिपूर्ण जिंदगी जी। एक औरत जो वेश्या से डाकू बनी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी डाकुओं की सेना बनाई, वो बिना किसी सजा के अपनी सारी दौलत के साथ रिटायर हो गई। ये कहानी आज भी एक असहज सवाल छोड़ जाती है। क्या चिंगशीह एक क्रूर डाकू थी या एक असाधारण लीडर? क्या उसका न्याय का तरीका उस वक्त की सरकारों के न्याय से बेहतर था? इतिहास उसे एक अपराधी के तौर पर दर्ज करता है, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सही और गलत की परिभाषा कौन तय करता है। क्या वो व्यवस्था जो उसे न्याय नहीं दे पाई, या वो जिसने अपनी ताकत से अपना न्याय खुद लिख दिया? चिंगशीह की कहानी हमें दिखाती है कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा नहीं लिखा जाता। कभी कभी वो लोग भी अपनी कहानी लिख जाते हैं जिन्हें समाज सबसे निचले पायदान पर रखता है। उसका शांति से रिटायर हो जाना इस बात का सबूत है कि ताकत और व्यवस्था के नियम हमेशा उतने सीधे नहीं होते जितने हमें बताए जाते हैं। वो एक ऐसी पहेली है जिसे इतिहास आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है।
साल 1977, स्पेन का टेनेरिफ एयरपोर्ट। ये एक छोटा शांत एयरपोर्ट था जो ज्यादातर सैलानियों को संभालता था, लेकिन 27 मार्च के उस दिन वहां कुछ ऐसा होने वाला था जो एविएशन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। पास के एयरपोर्ट पर एक बम धमाके की वजह से कई बड़ी उड़ानों को टेनेरिफ की ओर मोड़ दिया गया था। एयरपोर्ट पर क्षमता से ज्यादा जहाज थे और रनवे पर घना कोहरा छाया हुआ था। हवा में एक तनाव था, एक जल्दबाजी थी। उस दिन रनवे पर 2 बोइंग 747 जहाज थे, एक K.L.M का और दूसरा पैन AM का। दोनों जहाज अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में थे। K.L.M के पायलट जैकब वैन ज़ेंटन एयरलाइन के सबसे अनुभवी और सम्मानित पायलटों में से एक थे। वो इतने मशहूर थे कि एयरलाइन के विज्ञापनों में उनकी तस्वीर छपती थी। शायद यही अनुभव और शोहरत उनके आत्मविश्वास को अहंकार में बदल रही थी। उन्हें ड्यूटी के घंटे पूरे होने की भी चिंता थी। गलतियों की एक चेन शुरू हुई। घने कोहरे की वजह से कंट्रोल टावर और दोनों जहाज एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलटों के बीच बातचीत में भ्रम पैदा हुआ। भाषा की बाधा और रेडियो पर एक साथ बोलने की वजह से जरूरी संदेश ठीक से नहीं पहुंच पाए। पैन एम का जहाज अभी भी रनवे पर ही था जब KLM के पायलट ने टेक ऑफ करने का फैसला कर लिया। उसके को पायलट ने उसे आगाह करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन वैन ज़ेंटन ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। KLM का जहाज पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ रनवे पर मौजूद पैन एम के जहाज से जा टकराया। एक भयानक धमाका हुआ और आसमान आग के गोलों से भर गया। यह एविएशन के इतिहास की सबसे घातक दुर्घटना थी, जिसमें 583 लोगों की जान चली गई। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, कोई आतंकी हमला नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी गलतियों का नतीजा था। तत्काल प्रतिक्रिया सदमे और अविश्वास की थी। दुनिया यह मानने को तैयार नहीं थी कि 2 सबसे आधुनिक जहाज एक शांत एयरपोर्ट पर जमीन पर ही टकरा सकते हैं। जांच शुरू हुई और एक एक करके वो सारी गलतियां सामने आई। पायलट का अहंकार, कम्युनिकेशन में गड्ढबद्दी, कोहरा और जल्दबाजी। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस त्रासदी का एक नतीजा यह हुआ कि एविएशन के नियमों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भाषा को मानकीकृत किया गया और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसका मकसद यह था कि कॉकपिट में कोई भी जूनियर क्रू सदस्य कैप्टन के फैसले पर सवाल उठा सके अगर उसे कुछ गलत लगे। ये इस बात को स्वीकार करना था कि सबसे अनुभवी इंसान भी गलती कर सकता है। लेकिन ये घटना आज भी क्यों परेशान करती है? क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि हमारी बनाई हुई सबसे सुरक्षित व्यवस्था भी एक पल के अहंकार, एक छोटी सी गलतफहमी या थोड़ी सी जल्दबाजी के आगे कितनी कमजोर है। यह हमें बताती है कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, अंतिम फैसला लेने वाला इंसान ही होता है और इंसान गलतियां करता है। टेनेरिफ की वो सुबह आज भी एक चेतावनी है कि जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, तभी हम सबसे बड़ी गलती करने के कगार पर होते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक सुबह उठते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। सूरज, जो हमेशा सुनहरा या नारंगी दिखता है, आज वो एक अजीब गहरे नीले रंग का है और रात में जब चांद निकलता है तो वो बैंगनी रंग का दिखाई देता है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, यह हकीकत में हुआ था। सितंबर 1950 में उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में लोगों ने यही नजारा देखा। ये घटना तब शुरू हुई जब कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के जंगलों में भयानक आग लग गई। ये कोई आम आग नहीं थी, ये इतनी बड़ी और भीषण थी कि इसका धुआं हजारों किलोमीटर दूर तक फैल गया। इस धुएं के बादल अटलांटिक महासागर को पार करते हुए यूरोप तक पहुंच गए। लेकिन ये सिर्फ धुआं नहीं था, इसमें जलते हुए पेड़ों से निकले तेल के बहुत ही छोटे, लगभग एक ही आकार के कण थे। लोगों की पहली प्रतिक्रिया डर और आश्चर्य की थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कुछ लोगों को लगा कि यह दुनिया के खत्म होने का संकेत है। कुछ ने इसे किसी दूसरे ग्रह से आए हमले का प्रमाण माना। अखबारों में तरह तरह की अटकलें छपने लगी। उस दौर में
जब विज्ञान आज जितना सुलभ नहीं था, लोगों के लिए यह एक अलौकिक, डरावनी घटना थी। आसमान का रंग बदलना, जो हमेशा से स्थिर माना जाता था, लोगों के मन में एक गहरा डर पैदा कर रहा था। वैज्ञानिकों ने तुरंत इस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि यह कोई जादू या प्रलय का संकेत नहीं है, बल्कि प्रकाश के बिखरने का एक दुर्लभ नजारा है। उन्होंने बताया कि जंगल की आग से निकले तेल के कणों का आकार बिल्कुल सही था, जो सूरज की रोशनी के लाल और पीले स्पेक्ट्रम को बिखेर रहे थे और सिर्फ नीले प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने दे रहे थे। ये एक बहुत ही दुर्लभ संयोग था, जहां आग, हवा और प्रकाश ने मिलकर आसमान को एक कैनवास की तरह रंग दिया था। ये वैज्ञानिक व्याख्या तार्किक थी, लेकिन ये लोगों के मन के डर को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई। ये घटना आज भी एक रहस्य की तरह महसूस होती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के पास हमें हैरान करने के कितने तरीके हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी दुनिया के नियमों को समझते हैं, लेकिन फिर प्रकृति कुछ ऐसा करती है जो हमारे सारे ज्ञान को चुनौती दे देती है। यह घटना इस बात का भी प्रतीक है कि हम अपने पर्यावरण से कितने जुड़े हुए हैं। हजारों किलोमीटर दूर एक जंगल में लगी आग यूरोप के आसमान का रंग बदल सकती है। यह हमें दिखाती है कि हमारा ग्रह एक जटिल और जुड़ा हुआ सिस्टम है, जहां एक जगह होने वाली घटना का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो 1950 की यह घटना एक चेतावनी की तरह लगती है। नीला सूरज और बैंगनी चांद आज भी एक अजीब, काव्यात्मक और थोड़ी डरावनी याद है। ये एक ऐसा पल था जब विज्ञान और रहस्य एक दूसरे से मिल गए थे। यह हमें सिखाता है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते, और कभी-कभी सबसे सुंदर नजारे सबसे ज्यादा बेचैन करने वाले भी हो सकते हैं। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे प्रकृति ने खुद लिखा था। इतिहास अक्सर बड़े राजाओं और सम्राटों की कहानी सुनाता है, लेकिन कभी-कभी इतिहास का सबसे खूनी अध्याय एक आम इंसान लिखता है। 19वीं सदी के मध्य में चीन में कुछ ऐसा ही हुआ। उस वक्त चीन पर चिंग राजवंश का शासन था, लेकिन देश अकाल, भ्रष्टाचार और पश्चिमी ताकतों के दबाव से जूझ रहा था। समाज में एक गहरी निराशा थी। इसी निराशा के बीच से एक व्यक्ति उभरा, जिसका नाम था होंग जुआन। होंग जुआन एक गांव का शिक्षक था जो कई बार सरकारी नौकरी की परीक्षा में फेल हो चुका था। इस नाकामी ने उसे गहरी मानसिक पीड़ा दी। एक बार बीमार होने पर उसे कुछ अजीब सपने आए, जिसमें उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसे एक तलवार दे रहा है और दुनिया से बुराई को खत्म करने के लिए कह रहा है। कुछ साल बाद उसने ईसाई मिशनरियों की कुछ किताबें पढ़ी और उसे यकीन हो गया कि सपने में दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद ईश्वर था, और वो होंग जुआन जीसस क्राइस्ट का छोटा भाई है। यह एक आम आदमी का असाधारण दावा था, लेकिन उस वक्त के निराश और हताश समाज ने उसकी बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। लोग, खासकर गरीब किसान और मजदूर, उसकी बातों में एक नई उम्मीद देखने लगे। उसने एक नए साम्राज्य, टाइपिंग हेवनली किंगडम, यानी स्वर्गीय शांति के साम्राज्य की स्थापना का ऐलान कर दिया। उसका मकसद था एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई गरीब न हो, जहां जमीन सबकी हो और जहां स्त्री और पुरुष बराबर हों। यह विचार उस वक्त के लिए बहुत क्रांतिकारी थे। देखते ही देखते यह एक छोटे से समूह का विद्रोह एक विशाल गृह युद्ध में बदल गया। होंग जुआन की सेना ने चीन के बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, जिसमें नानजिंग भी शामिल था, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया। यह युद्ध 14 साल तक चला और यह मानव इतिहास के सबसे क्रूर और विनाशकारी युद्धों में से एक था। इस युद्ध में 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए, जो पहले विश्व युद्ध में मारे गए लोगों से भी ज्यादा थे। ये घटना आज भी कम जानी जाती है, क्योंकि यह हमें इतिहास के एक बहुत ही असहज सच का सामना कराती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का भ्रम एक पूरे समाज की आशा और निराशा के साथ मिलकर कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। होंग जुआन के विचार कागज पर बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका बेहद क्रूर था। उसके स्वर्गीय साम्राज्य में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये विद्रोह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्रांति और पागलपन के बीच की रेखा कितनी धुंधली होती है।
क्या होंग जुआन एक क्रांतिकारी था जो समाज को बदलना चाहता था, या एक पागल इंसान जो सत्ता के नशे में अंधा हो गया था? उसकी कहानी हमें यह भी दिखाती है कि जब मौजूदा व्यवस्था लोगों को न्याय और सम्मान देने में नाकाम हो जाती है, तो लोग किसी भी ऐसे विचार के पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं जो उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाए, चाहे वो विचार कितना भी अजीब क्यों न हो। ताइपिंग विद्रोह इतिहास में एक गहरे जी खेचम की तरह है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, शायद इसलिए क्योंकि ये हमें यही याद दिलाती है कि सबसे बड़ी तबाही अक्सर बद्धे आदर्शों के नाम पर ही होती है। ये एक आम इंसान के असाधारण विद्रोह की कहानी है जिसने इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया। जब हम वूली मैमथ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बर्फ से ढकी दुनिया यानी आइस एज की तस्वीर आती है। हम सोचते हैं कि ये विशाल जीव हजारों साल पहले डायनासोर की तरह ही विलुप्त हो गए थे। ज्यादातर के लिए यह बात सच भी है। लगभग 10,000 साल पहले जब धरती गर्म होने लगी और इंसानों ने शिकार करना शुरू किया तो मैमथ धीरे धीरे खत्म हो गए। लेकिन यह कहानी का पूरा सच नहीं है। आर्कटिक महासागर में एक छोटा अलग थलग द्वीप है जिसका नाम है वेंगल आइलैंड। ये एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे ठहर सा गया था। जब मुख्य भूमि पर सारे मैमथ खत्म हो गए तब भी इस द्वीप पर मैमथ का एक छोटा सा समूह जिंदा रहा। वो हजारों सालों तक दुनिया से कटे हुए अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे विज्ञान ने बहुत बाद में खोजा। सोचिए, जब मिस्र में पिरामिड बनाए जा रहे थे, जब गीजा का महान स्फिंक्स बन रहा था, उस वक्त भी इस दूर दराज द्वीप पर वूली मैमथ घूम रहे थे। यह कल्पना करना भी कितना अजीब है। एक तरफ इंसानियत अपनी सभ्यता की नींव रख रही थी और दूसरी तरफ एक प्रागैतिहासिक जीव जिसे हम कब का विलुप्त मान चुके थे अभी भी सांस ले रहा था। यह इतिहास की दो अलग अलग समय रेखाओं का एक साथ चलने जैसा था, लेकिन उनकी कहानी का अंत सुखद नहीं था। इस छोटे से द्वीप पर उनका जीवन आसान नहीं था। सीमित भोजन और एक छोटे जीन पूल की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर होते गए। वैज्ञानिकों को उनके जीवाश्मों से पता चला है कि आखिरी मैमथ कई आनुवंशिक बीमारियों से जूझ रहे थे। वो अपनी सूंघने की शक्ति खो रहे थे, उनके बाल अपना रंग खो रहे थे। वो एक धीमी दर्दनाक मौत की तरफ बढ़ आ रहे थे। उनका विलुप्त होना अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया थी। ये घटना आज भी क्यों हैरान करती है? क्योंकि यह हमें विलुप्त होने के कॉन्सेप्ट को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि विलुप्त होना एक झटके में होता है, जैसे कोई उल्कापिंड गिरा और डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन वेंगल आइलैंड के मैमथ हमें बताते हैं कि विलुप्त होना एक अकेला, दर्दनाक और लंबा सफर भी हो सकता है। ये एक प्रजाति का धीरे धीरे अपनी पहचान खो देना है। ये कहानी हमें प्रकृति के लचीलेपन और उसकी क्रूरता दोनों को एक साथ दिखाती है। एक तरफ ये मैमथ हजारों साल तक विषम परिस्थितियों में जिंदा रहे, जो उनके अद्भुत अनुकूलन को दिखाता है। दूसरी तरफ उनका अकेलापन और धीमी गति से खत्म होना हमें यह भी याद दिलाता है कि कोई भी प्रजाति अकेले जिंदा नहीं रह सकती। वेंगल आइलैंड के ये आखिरी मैमथ इतिहास की एक खामोश गवाही है। वो हमें बताते हैं कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमयी है। उनकी कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि आज जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, क्या वो भी ऐसे ही किसी अकेलेपन से गुजर रही हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन ये हमें बेचैन जरूर करता है। साल था 69 ईस्वी। इटली के खूबसूरत तट पर बसा एक शहर पोम्पेई। यह रोमन साम्राज्य का एक संपन्न और जिंदा दिल शहर था। यहाँ बाजार थे, थिएटर थे, आलीशान घर थे और जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। शहर के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके ठीक बगल में खड़ी डीहा एक पहाड़ दाच, जिसे वो एक शांत पहाड़ दाच समझते थे,
असल में एक सोता हुआ ज्वालामुखी है, माउंट वेसुवियस। उस दिन बिना किसी चेतावनी के वेसुवियस जाग गया। एक भयानक धमाके के साथ ज्वालामुखी ने राख, पत्थर और जहरीली गैसों का एक विशाल बादल आसमान में उगल दिया। ये बादल इतना ऊंचा था कि उसने सूरज को भी ढक लिया। दिन में ही रात हो गई। शहर के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आसमान से गर्म राख और छोटे छोटे पत्थरों की बारिश होने लगी। लोगों की पहली प्रतिक्रिया घबराहट और भगदड़ की थी। कुछ लोग अपने घरों में छिप गए, इस उम्मीद में कि यह तूफान जल्द ही गुजर जाएगा। कुछ लोग बंदरगाह की तरफ भागे ताकि नावों के जरिए शहर से निकल सकें, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सबसे बुरा होना तो अभी बाकी था। ज्वालामुखी से निकली गर्म गैस और राख का एक सुपर हीटेड बादल, जिसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, पहाड़ डाच से नीचे लुढ़कने लगा। ये बादल 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से शहर की तरफ बढ़ा। ये बादल इतना गर्म और तेज था कि किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। जो जहां था वहीं एक पल में पत्थर का बन गया। गर्म राख ने उनके शरीर को ढक लिया और समय के साथ यह राख सख्त हो गई। जब सदियों बाद पुरातत्वविदों ने इस शहर को खोदा तो उन्हें इमारतें और सामान तो मिले, लेकिन कंकाल नहीं मिले। उन्हें राख के अंदर खाली जगहें मिली। जब उन्होंने उन खाली जगहों में प्लास्टर भरा तो इंसानों और जानवरों के आखिरी पलों की मूर्तियां बन गईं। यह घटना आज भी हमें क्यों परेशान करती है? क्योंकि पोम्पेई हमें समय में जमा हुआ एक पल दिखाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक पूरी सभ्यता एक पल में खत्म हो सकती है। वो प्लास्टर की मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वो लोगों के आखिरी डर, आखिरी प्यार और आखिरी कोशिश की कहानियां हैं। हमें एक माँ दिखती है जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। एक जोधा दिखता है जो एक दूसरे को गले लगाए हुए है। एक कुत्ता दिखता है जो अपनी जंजीर से छूटने की कोशिश कर रहा है। पोम्पेई हमें प्रकृति की असीम ताकत का एहसास कराती है। यह हमें बताती है कि हमारी बनाई हुई सभ्यता, हमारे शहर, हमारी जिंदगी प्रकृति के एक झटके के सामने कितने नाजुक हैं। ये कोई पौराणिक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो आज भी हमें यह याद दिलाने के लिए मौजूद है कि हम इस धरती पर सिर्फ मेहमान हैं। आज पोम्पेई एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यह सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह एक कब्रगाह है और एक चेतावनी भी। ये इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हमें सिखाता है कि जिंदगी कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। यह हमें उन लोगों की कहानी बताता है जो एक आम दिन जी रहे थे और फिर इतिहास का हिस्सा बन गए, हमेशा के लिए पत्थर में जमे हुए। तो ये थे इतिहास के कुछ ऐसे पल जो किसी सीधी रेखा में नहीं चलते। ये कहानियां हमें बताती हैं कि अतीत सिर्फ तारीखों और नामों का संग्रह नहीं है। यह अजीबोगरीब घटनाओं, इंसानी गलतियों, असाधारण साहस और अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। सैगॉन की छत से लेकर पोम्पेई की राख तक हर कहानी एक दरार है, जिससे झांकने पर हमें दुनिया का एक अलग ही चेहरा नजर आता है। ये पल हमें दिखाते हैं कि व्यवस्था, तर्क और नियंत्रण कितने नाजुक हो सकते हैं, और जब ये टूटते हैं तो जो कुछ भी होता है वो हमें हमेशा याद रहता है। ये पल सिर्फ अजीब नहीं थे, ये याद दिलाते हैं कि इतिहास हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। यह एक जटिल, घुमावदार रास्ता है जिसमें कई अप्रत्याशित मुद्दे आते हैं। ये कहानियां हमें जीत या हार का कोई सीधा सबक नहीं देती, बल्कि हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो शायद अधूरा है और सच के कई पहलू हो सकते हैं। चिंग शिह की कहानी हमें न्याय पर सवाल उठाने को कहती है, तो टेनेरिफ का हादसा हमें हमारे अहंकार पर सोचने को मजबूर करता है। और कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा तब सीखता है जब सब कुछ गलत हो जाता है। ये अजीब और चौंकाने वाले पल इतिहास की गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये वो सबक हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमें हमारी कमजोरियों, हमारी ताकत और इस दुनिया में हमारी जगह के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा सीखते रहना है, सवाल पूछते रहना है, और ये कभी नहीं भूलना है कि हम एक बहुत बड़ी रहस्यमयी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अगली बार जब आप इतिहास पढ़ें तो सिर्फ तारीखें नहीं,
उन दरारों को भी ढूंढिएगा।